नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल मिरर में। और मैं हूँ सुनील नालाखंडी। वीडियो में बातचीत शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और चैनल वीडियो के अंत में यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की बात। आज फिर से मैं दिल्ली के चुनाव के बारे में बात करूंगा। और इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए संघर्षरत हैं। और उनका कड़ा मुकाबला बीजेपी, रीजनल यूनिट बीजेपी, जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की जीत के बाद एक तरह से नए जोश के साथ आई है वो। और फिर कांग्रेस वापसी की कोशिश करते हुए कांग्रेस इस बार मैदान में है। और जैसा कि इस अरविंद केजरीवाल क्लियर कर चुके हैं कि ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी से उनकी आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। हालांकि उसमें उनके समर्थन में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव आ चुके हैं। इन सब का एक विशेष कारण है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों ये लोग समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस भी, जैसा पहले मैंने उस एक वीडियो में कहा कि कांग्रेस फुल फ्लेजेड चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन फिर भी लड़ेगी जरूर, क्योंकि उनको एटलीस्ट अपनी कुछ कोई भी भूमि वापस प्राप्त करनी है। इस बार केजरीवाल के जीतने के चांस है ना, आम आदमी पार्टी के रिटेन पावर रिटेन करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके कुछ 7 कारण हैं जो मैं आपको गिनाऊंगा। सबसे पहला कारण है कि पूर्वांचली मतदाता दिल्ली में ज्यादातर यानी करीब करीब कहें तो 20% मतदाता पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से आते हैं, जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं। और नीचे तबके के लोग हैं जो छोटे मकानों या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या फिर अभी फिर फिलहाल जो प्रधानमंत्री के आवास योजनाओं में घर मिले हैं उनमें रहते हैं। तो वो लोग काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये 2015 और 2020 के चुनाव में सॉलिडली अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे, और आम आदमी पार्टी की विशाल जीत में, जिसमें उन्होंने 67 और 62 सीटें दोनों चुनाव में जीती, उसका कारण बने थे। पूर्वांचली मतदाता का मेन एम जो होता है वो फ्रीबीज रहता है, क्योंकि उनको दिल्ली के डेवलपमेंट से कोई ज्यादा विशेष संबंध नहीं रहता है। उनका कोई के कारण नहीं रहता है कि वो दिल्ली में सड़कें अच्छी बने वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको अपनी डे टू डे खाना मिल जाए वही बहुत होता है। और इसमें जो फ्रीबीज होती है, बिजली पानी और फ्री ट्रांसपोर्ट, इससे वो खुश रहते हैं और इसके चक्कर में चलते हैं वो अब तक वोट देते आए थे। लेकिन जैसे कि हर किसी स्कीम की एक होती है मियाद होती है, कि फ्रीबीज से भी अब थक गए। और जो एक प्रसिद्ध एक विज्ञापन की टैगलाइन थी, ये दिल मांगे मोर। तो अब उससे ज्यादा देने के बाद पास अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, तो नेचुरली वो दूसरे ऑप्शंस खोजेंगे और उसमें निश्चित रूप से वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। ये तो एक कारण है पूर्वांचली मतदाताओं को शिफ्ट होने का। दूसरी बात यह है कि जब आपदा आई थी 2020 में, जब पेंडेमिक आया था कोरोना का, तब अरविंद केजरीवाल ने इन बिहार और उत्तर प्रदेश या कुछ हद तक मध्य प्रदेश के लोगों को दिल्ली की सीमा पर छोड़ दिया था, ये कहकर टीटीसी की बसों में बैठा करके वहां पे आपकी दूसरी बसें इंतजार कर रही हैं जो आपको आपके नेटिव प्लेस पे ले जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां उनको उन्होंने लावारिस छोड़ दिया। और वहां पर फिर योगी आदित्यनाथ ने इनका बंदोबस्त किया उनको अपने अपने जगह पहुंचाने पर। और बाकी जो दिल्ली में था, जो त्राही मची थी ऑक्सीजन की कमी से और काफी मौतें हुई थी, जिसका अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे केंद्र पर ढोलने की कोशिश की थी। और बाद में ये पता लगा था कि ऑक्सीजन की दिल्ली में कोई कमी नहीं थी, ओनली इट वाज बेसिकली मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। तो ये लोग जो पूर्वांचली सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे इससे, हालांकि पूरी दिल्ली इफेक्ट हुआ था। तो ये इसके चलते शायद पूर्वांचली इस बार वोट नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ ने काफी मदद की थी उस समय। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में स्ट्रेटेजिकली कूद जाएंगे और उसका काफी, हाँ, असर पड़ेगा। और नतीजा वही होगा कि केजरीवाल को इसका भारी नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि फ्रीबीज, हर टाइम का एक लाइफ टाइम होता है हर योजना का। तो फ्रीबीज का जो इफेक्ट है अब वो इस बार नहीं चलेगा इतना, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये दिल मांगे मोर। तो लोग अब ज्यादा चाहते हैं और ज्यादा इससे कुछ देने को है नहीं। दिल्ली ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। हालांकि
घोटालों से जितना पैसा है उसने काफी कुछ शायद इनडायरेक्टली लोगों को बांटने की कोशिश की है, और उन्होंने जो 2,000 रुपए की जो महिलाओं के लिए 2,000 2100 रुपए की योजना की है, वो अब तक, क्योंकि पंजाब में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो महिलाएं शायद इस पर भी विश्वास नहीं करेगी। जबकि बीजेपी की जो योजनाएं थी, लाडली बहना और लाडकी बहना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो सफल रही थी, तो उससे शायद महिलाएं बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। तो फ्रीबीज इस बार नहीं चलेंगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, दिल्ली के लोग हैं। और एक बात मैं आपको पक्का बता दूं कि भारत का मतदाता सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी, अब तक आपने देखा होगा कि कोई भी पिछले कुछ समय में कोई भी प्री पोल या पोस्ट पोल जो सर्वेज हैं वो एकदम औंधे मुंह गिरे हैं। तीसरा कारण जो है कि ये 2014 और 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक करप्शन के विरुद्ध मसीहा के रूप में निकले थे। और लेकिन अब जब वो 2020 के चुनाव में भी ऐसा ही था कि उन पर कोई विशेष आरोप नहीं था करप्शन का, और लेकिन 2020 और 25 के बीच में इसमें आरोपों की झड़ी लग गई है। उनके 3 मंत्री उन समेत जेल भी जा चुके हैं, उनके कुछ विधायक भी जेल जा चुके हैं, और सब पर केस चल रहे हैं। और फरवरी में जो राज्यपाल है वहाँ पे उनमें शराब घोटाले में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी अनुमति भी राज्यपाल ने दे दी है। तो इस तरह से काफी घिरे हुए हैं केजरीवाल। तो करप्शन के अगेंस्ट में जो लड़ने आए थे वो खुद ही अब करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं और बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिनमें उनका बचना मुश्किल है। अभी फिलहाल भी वो अरविंद सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, हालांकि इस बार सत्येंद्र जैन का कहीं कोई नाम सुनने को नहीं आया है, वो सब बेल पर हैं। उनके एक दो और विधायक भी बेल पर हैं। तो ये करप्शन का जो किस्सा, भारत का जनमानस भले खुद अ, एकदम ईमानदार हो या नहीं हो, लेकिन वो अपने नेताओं से तो एक्सपेक्ट करता है कि वो ईमानदार हो। तो इसके चलते भी थोड़ा काफी कुछ फर्क पड़ेगा। शायद लगता है कि करप्शन को मिटाने के लिए करप्शन ही एक हथियार चुना अरविंद केजरीवाल ने। जैसा कि एक कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो शायद वो करप्शन को करप्शन से ही काटना चाहते थे। तो करप्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, मुद्दा रहेगा। और छोटे मोटे लोग शायद फिर भी भूल जाते, लेकिन शराब घोटाला जिसमें उन्होंने दिल्ली में चारों तरफ शराब की बारिश कर दी, और इसके वजह से कई घर भाई बर्बाद हुए होंगे, और महिलाएं शायद इस चक्के चलते भी केजरीवाल से नाराज होंगी। तो तीसरा कारण तो ये हुआ। चौथा कारण मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन। जो अब तक मुस्लिम वोट केजरीवाल को एक तरफा मिले थे, अब कांग्रेस के मैदान में आ जाने से उन पर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, तेलंगाना, कर्नाटक और रिसेंट के जो लोकसभा चुनाव हुए में, उनमें एक तरफा स्ट्रेटेजिकली मुस्लिम मतदाता ने बीजेपी के खिलाफ जीतने वाले कैंडिडेट को वोट दिया था। हरियाणा में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में कई हद तक ऐसा हुआ, और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं ऐसा हुआ। तो ये जो मुस्लिम मतदाता है, ये जो उसको हेल्प करता था, उसको वजह से कांग्रेस के आने से ये इस वोट उनका छिटकेगा। हालांकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपना जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बचाना चाहते हैं, और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम उस आदमी के साथ खड़े हैं जो बीजेपी से लड़ रहा है। अ, पूर्वांचलियों के बारे में मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि पूर्वांचल जो है उसका मतदाता इस बात से भी नाराज होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर ये आरोप लगाया था कि मोदी जी पूर्वांचल यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से लाला के फर्जी वोट्स वहां पर डलवा रहे हैं, विशेषकर नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये एक तरह से पूर्वांचली लोग जो हैं वो उनका अपमान मानते हैं, और ऐसा इसको भुनाने के लिए बीजेपी कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। तो पूर्वांचलियों का आम आदमी के साथ नहीं जाने का एक ये कारण भी हो सकता है। उसके बाद एक और बात यह है कि बीजेपी ने अब तक जो पिछले दो चुनाव थे, 2015 और 2020 का जो चुनाव विधानसभा के दिल्ली में थे, वो इतनी गंभीरता से नहीं लड़े थे, और कोई एक तरह से लीडर भी प्रोजेक्ट अच्छा खासा लीडर नहीं किया था, प्रोजेक्ट किया गया था। हालांकि 2015 में उन्होंने किरण बेदी को लाया था, जो कि अनमने मन से चुनाव लड़ी थी। तो इस बार बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद काफी उत्साहित है, और खुद प्रधानमंत्री मैदान में उतर गए हैं, और
जिस तरह से अभी तक की जो सीटों जो उन्होंने ना ना उम्मीदवार घोषित किया, उसमें परवेश वर्मा, रमेश बिदुड़े आदि के नाम से ये लगता है कि वो काफी गंभीर हैं, और वो जो फाइट है वो दुश्मन के खेमे में ले जाना चाहती है, और ऐसा दिख भी रहा है। क्योंकि खुद दो अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए लग रहे हैं, और इसी के चलते वो शायद चुनाव आयोग के पास मतदाता सूचियों में फेरबदल या घटबढ़ करने के कंप्लेन लेके गए। तो इसके अलावा जो बीजेपी के पक्ष में बात है, कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस इस बार फुल्ली सक्रिय है बीजेपी के पक्ष में, और जैसा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्होंने किया, वैसा ही शायद प्रक्रिया वो कर रहे हैं। छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, हजारों की संख्या में उनकी सभाएं हो रही हैं, और स्ट्रेटेजिकल प्लेसेस पे जैसे मंदिर, कुछ सभागृह आदियों पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो आरएसएस भी एक बड़ा फैक्टर होगा जो कि इसमें बीजेपी की मदद करेगा, और जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जाएगा। छठा फैक्टर जो है रहेगा, वो रहेगा स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल को जिस तरह से जिस तरह से उनके साथ फिजिकली असॉल्ट हुई मुख्यमंत्री निवास पर, उनकी प्रेजेंस में उनके ही एक सेक्रेटरी ने उनके साथ हाथापाई की, जब वो एक बहुत मुश्किल जो महिलाओं के दिन होते हैं उनमें थी, और काफी बचने की भी कोशिश की। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, और जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो खुलकर केजरीवाल के खिलाफ आ गई, हालांकि वो अभी भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं। तो वो जिस तरह से गली गली मोहल्लों में जाके एक्सपोज कर रही है दिल्ली की सफाई को, दिल्ली की पानी व्यवस्था को, दिल्ली की बिजली व्यवस्था को, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो दिल्ली के चुनावों को इफेक्ट करेगा, और वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाएगा। जो सातवां और अंतिम फैक्टर है, कि जो बिग थ्री हैं या बिग फोर के हैं, वो खुद इस बार अपनी सीटों पे मुश्किल में है। सबसे पहले बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल नई दिल्ली में उनके खिलाफ दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं, बीजेपी के परवेश वर्मा हैं, और संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस के। तो ये काफी मुश्किलें पैदा कर रही है, और इसके आप बौखलाहट देखिए कि अरविंद केजरीवाल अब जो हमेशा नरेंद्र मोदी या अमित शाह पे अटैक कर रहे थे, वो परवेश वर्मा पे अटैक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इस तरह से गाली गलौज करने वाले आदमी को कैसे बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी तरफ था, तो वो खुद घबराए हुए हैं। और जब वो चुनाव आयोग के पास गए, तो उन्होंने जो कंप्लेन की, उसने मतदाता सूची में छेड़छाड़ यानी घट और बढ़ की जो कंप्लेन की और जो उसके एग्जाम्पल दिए, वो अपनी खुद की न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के दिए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात भी नहीं की। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनकी खुद की सीट खतरे में है। अब वहां पर इस तरह से वोटिंग होती है, क्या कांग्रेस और जो मुस्लिम मतदाता वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वोटिंग पैटर्न में संदीप दीक्षित कितने वोट काटते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हारते हैं जीतते हैं। इसी तरह स्वाति अ, आतिशी मार्लेना की सीट भी फंसी हुई है, जो रमेश भिदोड़िया, और वो काफी आक्रामक तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और काफी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और खुद आतिशी ने भी फिर अटैक किया था कि ऐसे गाली गलौज वाले, ऐसे अभद्र आदमी को कैसे मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है बीजेपी, हालांकि बीजेपी ने कोई नाम नहीं किया है। तो आतिशी की सीट भी जो है वो खतरे में है। अब तीसरी बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने को तो चुनाव हार के डर से पटपड़गंज से वो जंगपुरा में शिफ्ट हो गए, और जंगपुरा में उनका मुकाबला बीजेपी के सुरेंद्र मारवा से है, और फराद सुरी जो कांग्रेस के हैं उनसे है। फराद सुरी वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं, और जो सुरेंद्र मारवा है वो अब तक कांग्रेस में थे, और कांग्रेस के 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो 6-8 महीने पहले बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे अपने पुत्र के साथ में, और उनका अच्छा खासा पॉपुलैरिटी है उस क्षेत्र में। ये जो सीट है कभी भी बीजेपी ने नहीं जीती थी, तो इसको किसी तरह मनीष सिसोदिया सुरक्षित मान रहे थे, तो वो इस पे पटपरगंज में से शिफ्ट हुए। तो उनको भी हार का खतरा उन पे भी बन रहा है। चौथे जो शिकार होंगे बीजेपी के स्ट्रेटेजिक अनाउंस नॉमिनेशन के, वो शायद जो उनके मुख्यमंत्री हैं गहलोत, वो होंगे नहीं, गोपाल राय, सॉरी, गोपाल राय होंगे, जो कि बाबरपुर से, जहां पर भी ये संभावना जताई जा रही है कि नुपुर शर्मा को वहां से कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये सब फैक्टर रहेंगे जो बीजेपी को जिताने या
आम आदमी पार्टी को हराने के काम के लिए सहायक सिद्ध होंगे। नतीजा क्या लिखने का ये कहना बहुत अ, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पंतान से आता आएगा तो स्थिति क्लियर होती जाएगी, लेकिन फिर भी वो सब अनुमान ही होंगे। एक्चुअल तो जो कुंजी है वो मतदाता के पास में ही है। तो योगी जी की एक एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो जो दो धमाके होने वाले हैं वो दिल्ली में, वो एक नुपुर शर्मा का नॉमिनेट का को टिकट दिया जाना, और दूसरा योगी जी की एंट्री जो पूरे अपने तैयारी के साथ में आएंगे। यानी वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मूड में रहते हैं, और उनका क्या असर होगा ये सब देखने वाली बात है। पर डेफिनेटली अगर आम आदमी पार्टी हारी तो ये सात जो कारण मैं बताया इनका बड़ा हाथ रहेगा। कांग्रेस केवल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए खेल रही है। हो सकता है उसका इस बार खाता खुल जाए, क्योंकि अशोक गहलोत शायद इस बार दिल्ली के मैदान में प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने कोई एक स्वास्थ्य योजना का दिल्ली में उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया है, जो उन्होंने राजस्थान में शुरू की थी अपने कार्यकाल में, और बताते हैं कि बहुत सफल थी। वो खुद बताते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे उसके खिलाफ काफी शिकायतें सुनने को मिली थी, पर फिर भी एक अच्छी योजना थी ऐसा उनका बताते हैं, और वो दिल्ली में उसको लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। तो एक अशोक लेवल ही है जो कुछ स्तरीय नेता हैं जो बीजेपी कांग्रेस का प्रचार करने उतरे हैं। देखते हैं क्या होता है। और कुछ इस तरह के समाचार मिले तो मैं आपको जरूर उनका विश्लेषण के साथ उपस्थित होऊंगा। अब तक यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।